हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10 इकोनॉमिक्स चैप्टर 2, जिसमें हम बात करेंगे सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमिक्स। और इस वीडियो के माध्यम से इस चैप्टर के सारे कॉन्सेप्ट को इजी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। उससे पहले हम समझते हैं इकोनॉमिक्स ऑफ एक्टिविटी। इकोनॉमिक्स एक्टिविटी क्या है? रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो भी काम करते हैं और उससे जो भी इनकम आती है, आय जनरेट करते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, फिशिंग करना, एग्रीकल्चर करना, पानी पूरी बेचना या कपड़े बेचना, ब्रिक्स बनाना, टेलर का काम करना, ये सारे एक्टिविटी है। लेकिन इस एक्टिविटी से हमें कोई इनकम जनरेट हो रहा है, हम आय कर रहे हैं, पैसे कमा रहे हैं, तो ये सारे क्या है? इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है। तो इकोनॉमिक्स एक्टिविटी को हमने क्लासिफिकेशन किया है 3 बेसिस पर। पहला बेसिस है नेचर ऑफ एक्टिविटी। नेचर के हिसाब से जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो इसको बांटा हमने प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर। सेकंड जो हम इनका क्लासिफिकेशन करते हैं बेस ऑफ द एम्प्लॉयमेंट कंडीशन, इसके अंदर आता है हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर कि कौन सा सेक्टर ऑर्गेनाइज है और कौन सा सेक्टर ऑर्गेनाइज नहीं है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर की बात है। तीसरा जो हमारा बेसिस है वो है ऑनरशिप। ऑनरशिप के अंदर हम देखेंगे कि प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के अंदर आते हैं। तो अभी ये थोड़ा सा आप लोगों को डिफ़िकल्ट लग रहा होगा या कोई भी प्रॉब्लम होगा, तो हमारा कोशिश रहेगा कि इस वीडियो के माध्यम से आपको सारी चीज़ें समझाएं। तो वेलकम टू एजुकेशनल फ्लाई, और इसी टाइप की वीडियो देखने के लिए बने रहें एजुकेशनल फ्लाई चैनल पे। चलिए फिर बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर, सेक्टर विच डायरेक्टली कनेक्टेड विद द नेचर। जो भी हमारा काम है वो हमारा डायरेक्टली नेचर से, रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से कनेक्टेड है, और हम नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर एक्सप्लोरेंस कर कोई भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे एग्रीकल्चर करना, मीनिंग करना, डेयरी करना, फिशिंग करना, फॉरेस्ट्री करना, ये सारा हम यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए हम प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगा। जैसे फॉर एग्जांपल हम जो भी कपड़े पहन रहे हैं, जस्ट फॉर एग्जांपल टी शर्ट है, शर्ट है, जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, तो उसका बेस क्या है? वो किससे बना है? कॉटन से बना है। और कॉटन हमें कहाँ से मिला है? एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से मिला है, एग्रीकल्चर से मिला है। इसलिए हम इसे प्राइमरी सेक्टर को हम क्या एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा बेस ऑफ प्रोडक्ट, और इसको हम कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। दूसरा हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? इट्स इंक्लूड दोज एक्टिविटी इन विच वी चेंज द प्रोडक्ट ऑफ नेचर इनटू अ न्यू फॉर्म। कोई भी हमारा जो प्रोडक्ट नेचर का प्रोडक्ट है उसको हम न्यू फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं, उसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा, और इसको हम इंडस्ट्री सेक्टर भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको मैग्नीफैक्चर करके दूसरे प्रोडक्ट में कन्वर्ट करें। जैसे फॉर एग्जाम्पल हमने कॉटन का लिया था, क्लॉथ बनाया उससे। शुगर कैन हमारा नेचर प्रोडक्ट है, उसका हम शुगर बना रहे हैं, जॉगरी बना रहे हैं। फिर कार मैग्नीफैक्चरिंग कर रहे हैं, पेपर मैग्नीफैक्चरिंग। व्हेन द नेचर प्रोडक्ट आर चेंज इनटू द अदर फ्रॉम मैग्नीफैक्चरिंग एक्टिविटी इज कॉल्ड अ सेकेंडरी सेक्टर। ठीक है, इस हम सेकेंड। दूसरा आता है हमारे टेरिटरी सेक्टर, और इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर की सेवा करना, क्योंकि इट्स इंक्लूड एक्टिविटी दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड द सेकेंडरी सेक्टर। ये प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर का डेवलपमेंट करता है, और इसमें कोई भी प्रोडक्ट नहीं बनता है। जैसे देखो, ट्रांसपोर्ट, बैंक, टीचर, डॉक्टर, बार्बर, कॉबलर, लोअर, ये हमें कोई प्रोडक्ट बना के नहीं दे रहा है, कोई उत्पादन नहीं कर रहा है, लेकिन ये हमारी सेवा कर रहे हैं, हमें सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, इसलिए हमें टेरिटरी सेक्टर। कंपेयरिंग द 3 सेक्टर, अगर हम तीनों सेक्टर का कंपेयरिंग करें तो क्या हमने पढ़ा? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टेरिटरी सेक्टर। जैसे प्राइमरी सेक्टर को हमने देखा कि उसके अंदर क्या है? हमारा एग्रीकल्चर आता है, सेकेंडरी में देखा इंडस्ट्री, और टेरिटरी सेक्टर में सर्विस। लेकिन हमें पता कैसे चलेगा तीनों सेक्टर को मिलाकर कि कितना हमने प्रोडक्शन किया, कितना उत्पादन किया? हाउ टू कैलकुलेट हाउ मच गुड्स आर सर्विस प्रोड्यूस इन 3 सेक्टर। तो इसी को देखने के लिए हम बात करते हैं GDP यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करते हैं। अब ये GDP क्या है? आप लोगों के दिमाग में भी यही बात आ रहा होगा। ठीक है, कोई नहीं, इसको हम समझने की कोशिश करते हैं किस तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, उसने अपने खेतों में खेती की, गेहूं की खेती की, 10 किलो उसने गेहूं उगाया। उसने एक मिल को जाकर इसको 20 रुपये किलो के हिसाब से बेच दिया। अब मिल वाले ने उसको आटा में कन्वर्ट कर दिया, और आटे को ले जाकर उसने एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी को 30 रुपये किलो के हिसाब से उसको बेच दिया। अब बिस्किट बनाने वाली कंपनी ने क्या किया? आटे के साथ मैदा, चीनी, जो भी उस बिस्किट बनाने में यूज़ किया गया, उसका इस्तेमाल करके उसने फाइनल गुड बना के दे दिया बिस्किट। और जो हम मार्केट में जाके उसको 50 रुपये में खरीदे, ये फाइनल गुड, हम डायरेक्टली जाके बिस्किट खरीदें और हम उसका यूज़ करें, तो फाइनल गुड्स है। ठीक है, फाइनल गुड्स में जो भी चीज़ें इस्तेमाल की गई हैं बनाने के लिए, उसको क्या बोला जाता है? इंटरमीडिएट गुड्स बोला जाता है, इंटरमीडिएट गुड बोला जाता है। तो जब भी हम प्रोडक्ट को कैलकुलेट करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं लेंगे, हम फाइनल गुड्स को लेंगे। यानी व्हेन वी कैलकुलेट द प्रोडक्शन ऑफ इस सेक्टर वी ओनली एडेड द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड रेदर देन द इंटरमीडिएट गुड। हम सिर्फ फाइनल गुड्स के वैल्यू को ही कैलकुलेट करेंगे
इंटरमीडिएट गुड्स को नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो उसके अंदर इंक्लूड है। जैसे भाई गुड्स गेहूँ था, उसने 20 रुपये, उसको फिर चेंज 30 रुपये में बेचा, फिर उसका इस्तेमाल करके 50 में। तो अब जीडीपी का फाइनल डेफिनेशन देख लेते हैं भाई कि डेफिनेशन क्या होती है। तो द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस विथ द कंट्री ड्यूरिंग द 1 ईयर इज़ कॉल्ड अ जीडीपी। यानी कि एक साल के अंदर किसी भी कंट्री में जितना भी गुड्स एंड सर्विस को प्रोड्यूस किया गया, उत्पादन किया गया है, उसको हम क्या बोलेंगे? जीडीपी बोलेंगे। तो इतना तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा कि जहाँ का प्रोडक्शन ज़्यादा होगा वहाँ का जीडीपी भी ज़्यादा होगा, जहाँ का प्रोडक्शन कम होगा वहाँ का जीडीपी भी कम होगा। तो यूएसए जो है वो हमारे वर्ल्ड का सबसे नंबर 1 पे आता है लार्ज प्रोडक्शन करने में। और वहीं बात हम प्यारे भारत अपना जहाँ हम रहते हैं इंडिया की बात करें तो वो 5th नंबर पे आता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में। अब इसे कैलकुलेट, और ये देखता कौन है इंडिया की? अगर हम देखें तो द जीडीपी ऑफ इंडिया इज़ मेजर बाय द मिनिस्ट्री ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंटर ऑफ गवर्नमेंट जो है हमारे जीडीपी को देखती है, मेज़र करती है। अब थोड़ा सा हिस्टोरिकल सेक्टर की बात करते हैं कि भाई हिस्टोरिकल सेक्टर क्या रहा। जैसे शुरू से हम जानते हैं कि इंडिया जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड देश है। हमने कृषि को हमेशा प्राइमरी दिया। तो इनिशियल स्टेज ऑफ प्राइमरी सेक्टर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक्स। किसी भी देश का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक अगर हम बात करें तो उसमें प्राइमरी सेक्टर का एक अपना ही इंपॉर्टेंस है। लेकिन ड्यूरिंग द जब हम प्राइमरी सेक्टर के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करके मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, बिकम अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टोटल प्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ओवर द टाइम एंड शिफ्ट हैड टेकन द प्लेस फ्रॉम द प्राइमरी सेक्टर। ठीक है, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में। वहीं अगर हम 100 ईयर्स की बात करें तो फ्यूदर द सेकेंडरी सेक्टर टू द टेरिटरी सेक्टर डेवलपमेंट कंट्री। हम विकासशील डेवलप कंट्री की बात करें, विकसित देशों की बात करें, तो उन्होंने सेकेंडरी सेक्टर के बाद हमारा टेरिटरी सेक्टर भी आ गया, जिसमें हम सर्विस सेक्टर में आजकल क्या करें, ज़्यादा विकास कर रहे हैं। तो मोस्ट ऑफ द वर्किंग पीपल आर एम्प्लॉय इन द टेरिटरी सेक्टर। ज़्यादा से ज़्यादा लोग किस में वर्क कर रहे हैं? टेरिटरी सेक्टर में कर रहे हैं। पहले प्राइमरी सेक्टर देख रहे हैं कि हमने हमारा जो सेक्टर किस तरीके से, पहले प्राइमरी, सेकेंडरी और फिर टेरिटरी। तो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ द टेरिटरी सेक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, यानी भाई टेरिटरी सेक्टर का इतना प्रोडक्शन कैसे हुआ? तो ओवर द 40 ईयर्स हम बात करेंगे, प्रोडक्शन ऑफ ऑल द सेक्टर हैज़ टू इंक्रीज, बट द टेरिटरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा हुआ। सभी सेक्टर में हमने बहुत ज़्यादा विकास किया, लेकिन टेरिटरी सेक्टर में हमने सबसे ज़्यादा, जैसे कि आपके सामने एक ग्राफ शो हो रहा है, ये हमारे एनसीईआरटी बुक का एक ग्राफ दिया गया है, जिसमें 1973 से 74 में देख रहे हैं कि हमने डेवलपमेंट किया, और फिर 2013 एंड 14 हम देख रहे हैं, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिटरी सेक्टर देख रहे हैं। तो किस तरीके से हमने हर सेक्टर में क्या क्या डेवलप किया, लेकिन टेरिटरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा किया। तो व्हाट इज़ द कंट्रीब्यूशन ऑफ विच सेक्टर इन द जीडीपी, यानी कि भाई हर सेक्टर का क्या है, तो हम एक ग्राफ के माध्यम से उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो 1973 से लेकर 74 में देखो प्राइमरी सेक्टर में 40% का क्या हो रहा है, जीडीपी हो रहा है। सेकेंडरी सेक्टर के अंदर 13% ऑफ द जीडीपी सेकेंडरी सेक्टर है, 47% ऑफ जीडीपी टेरिटरी सेक्टर का है। वहीं हम 2013 और 14 की बात करें तो हम देखते हैं प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी है वो कितना है, 14% ऑफ जीडीपी ऑफ प्राइमरी सेक्टर है। फिर सेकेंडरी सेक्टर का 19% ऑफ जीडीपी है, और फिर हमारा टेरिटरी सेक्टर की बात करें तो 67। तो जीडीपी की अगर हम बात करें तो टेरिटरी सेक्टर का जो जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, और लीस्ट है प्राइमरी सेक्टर का। प्राइमरी सेक्टर का जो जीडीपी है वो कंट्रीब्यूशन क्या है, लीस्ट है, और सबसे ज़्यादा टेरिटरी सेक्टर। तो वाई टेरिटरी सेक्टर इज़ द राइजिंग, यानी कि टेरिटरी सेक्टर का इतना ज़्यादा, सर्विस सेक्टर का इतना ज़्यादा विकास क्यों हुआ? तो सम सर्विस आर द बेसिक सर्विस, जो कुछ सर्विस है वो हमारे सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक है हम लोगों के लिए, जैसे हॉस्पिटल, स्कूल, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, बैंक्स हो गया। तो ये जितने भी हमारे बेसिक सर्विस हैं ये कौन प्रोवाइड करता है? ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। क्या करती है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है, ये गवर्नमेंट प्रोवाइड करती हैं, और ये इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर लीड टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर, यानी कि जब हम सेकेंडरी सेक्टर और प्राइमरी सेक्टर का हम डेवलप करेंगे तो ऑलरेडी टेरिटरी सेक्टर का विकास होगा। तो एज अ इनकम लेवल राइज, सम पीपल डिमांडिंग मैनी और मोर सर्विस, लाइक अगर किसी की इनकम ज़्यादा है तो वो और
उस चीज़ का सर्विस डिमांड करता है, जैसे कि रेस्टोरेंट में खाना खाना, शॉपिंग करना, ट्रैवलिंग करना, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाना, ये लेवल ऑफ इनकम के पे। तो ओवर द पास्ट डिसेंट सर्विस बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैव बीन द इम्पॉर्टेंट एंड इनिशियल। तो हम अभी जो ये टाइम पीरियड निकला तो उसमें हमने देखा कि कम्युनिकेशन और टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा विकास हुआ। अब देखते हैं कि किस सेक्टर में कितने ज़्यादा पीपल काम करते हैं। तो वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉय, किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग काम कर रहे हैं। तो 1977 से लेकर 1978 का हम ग्राफ देख रहे हैं, तो उसमें 71% एम्प्लॉय प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे हैं, 11% एम्प्लॉय सेकेंडरी सेक्टर में काम कर रहे हैं और 18% एम्प्लॉय टर्शियरी सेक्टर में काम कर रहे हैं। वहीं अगर हम बात करें 2017 और 18 की, वहीं पे हमारा जो है प्राइमरी सेक्टर में 44% काम कर रहे हैं, सेकेंडरी सेक्टर में 25% काम कर रहे हैं और टर्शियरी सेक्टर में 31% काम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि प्राइमरी सेक्टर में जो पर्सन है, काम करने वालों की संख्या ज़्यादा, एम्प्लॉय ज़्यादा है और टर्शियरी सेक्टर में कम है। लेकिन जीडीपी किसका सबसे ज़्यादा है? टर्शियरी सेक्टर का है। ठीक है, तो जीडीपी हमारा कौन से सेक्टर से सबसे ज़्यादा है? टर्शियरी सेक्टर का आ रहा है, लेकिन काम करने वाले लोग किस में ज़्यादा हैं? प्राइमरी सेक्टर के अंदर है। ये हमें इस ग्राफ से समझ में आया। तो वेयर आर मोर पीपल एम्प्लॉय इन द प्राइमरी सेक्टर बट दे कंट्रीब्यूट द लेस प्रोडक्शन। वाई? देखो, प्राइमरी सेक्टर में सबसे ज़्यादा हमने देखा कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन उनका जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। क्यों कम है? क्योंकि ये आते हैं अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर, जिसे हम डिग्नेशन अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं। अब ये क्या होता है भाई, इसको चलिए समझते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल एक लैंड है और उसमें जो एग्रीकल्चर करने का काम 3 लोग सफिशिएंट है उस काम को करने के लिए, लेकिन उसमें 4 जो है एक्स्ट्रा पर्सन है उस काम को कर रहे हैं, लेकिन इस 4 पर्सन उसी सेम लैंड पे काम कर रहे हैं। उससे तो हमारा ना प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो रहा है, ना ही हमारा इनकम इंक्रीज़ हो रहा है। तो ये जो 4 पर्सन जो है वो किसके अंदर आएंगे? अंडर एम्प्लॉयमेंट के अंदर आएंगे। ठीक है, क्योंकि काम है सिर्फ 3 जने का, लेकिन कर रहे हैं 4 जने, क्योंकि उससे हमारा कोई इंक्रीमेंट नहीं हो रहा ना प्रोडक्शन का इंक्रीमेंट हो रहा है, ना ही हमारा इनकम का। तो हाउ टू क्रिएट अ मोर एम्प्लॉयमेंट, हम ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं? तो गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड चीप लोन फॉर द स्मॉल फार्मर। गवर्नमेंट क्या कर सकती है? जो फार्मर को छोटे लोन दे सकते हैं, जैसे वो ट्यूबवेल लगा सकते, फर्टिलाइजर का काम कर सकते, पेस्टिसाइड का काम कर सकते, टूल मशीन वगैरह मल्टीपल क्रॉपिंग कर सकते, पूरे साल काम कर सकते हैं। गवर्नमेंट कैन कंस्ट्रक्ट द न्यू डैम एंड कैनल, वो डैम बना सकते हैं, कैनल बना सकते हैं, वर्क ऑफ लेबर दे सकते हैं, हार्वेस्टिंग का काम हो सकता है, ये सब। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन ट्रांसपोर्ट एंड रोड कंस्ट्रक्शन, यानी कि कहीं की रोडें वगैरह खराब है तो कंस्ट्रक्शन वाला जब काम करेंगे तो वहाँ पर लेबर को काम मिलेगा। एम्प्लॉयमेंट ऑफ ऑटो एंड ट्रक ड्राइवर को भी काम मिलेगा। गवर्नमेंट कैन सेटअप स्मॉल स्केल इंडस्ट्री इन द रूरल एरिया। रूरल एरिया में छोटे छोटे उद्योग, लघु उद्योग का, लोकल टू वोकल वाला छोटे छोटे इंडस्ट्रीज खोल सकती हैं। गवर्नमेंट कैन प्रमोट द टूरिज्म, और आज हम देख भी रहे हैं कि टूरिज्म को किस तरीके से प्रमोट किया जा रहा है। गवर्नमेंट कैन इन्वेस्ट ऑन हेल्थ एंड एजुकेशन सेक्टर, उनको हेल्थ और एजुकेशन सेक्टर में भी क्या करना चाहिए? इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे कि क्या होगा? एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। लेकिन लॉन्ग टर्म प्लान है ये, जितना भी हमारा जो प्लान है गवर्नमेंट के द्वारा जो प्लान किया जा रहा है, ये लॉन्ग टर्म प्लान है, ये धीरे धीरे काम करो। और आज भी हम देख रहे हैं कि इसमें धीरे धीरे क्या हो रहा है? विकास हो रहा है। टूरिज्म पे हम कितना काम करें। तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या किया गया? मनरेगा क्या? महात्मा गांधी नेशनल रूरल डेवलपमेंट एम्प्लॉयमेंट एग्रीमेंट एक्ट है, जो कि 2005 में क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। गवर्नमेंट प्रोवाइड राइट टू वर्क, गवर्नमेंट ने इसके अंदर राइट टू वर्क कर दिया और ये प्रोग्राम जो था 625 डिस्ट्रिक्ट में चलाया गया। गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कि वो मिनिमम 100 डेज तक का एम्प्लॉयमेंट देगी रूरल एरिया के अंदर। अगर वो 100 डेज तक का एम्प्लॉयमेंट नहीं दे पाएगी तो उनका जो भी मजदूरी का होता है उस अलाउंस वो पीपल को प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये था हमारा मनरेगा स्कीम, जिसके माध्यम से हर रूरल एरिया में लोगों को काम दिया जा रहा है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी के बेस पे अब देख लेते हैं भाई क्या है एम्प्लॉयमेंट कंडीशन। तो हमने क्या पढ़ा था स्टार्टिंग में? एम्प्लॉयमेंट कंडीशन को हमने 2 भागों में बांटा, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है उसको समझ लेते हैं। ऑर्गेनाइज सेक्टर के अंदर क्या होता है? जो ऑर्गेनाइज सेक्टर होता है वो रजिस्टर्ड होता है गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट में वो रजिस्टर्ड होता है, उनके रूल्स एंड रेगुलेशन को उनको फॉलो करना पड़ता है, और फॉलो करते हैं। ठीक है, इसमें फ़िक्स टाइम पीरियड होता है भाई, काम करने का जो टाइमिंग पीरियड होगा वो क्या होगा? फिक्स होगा। जॉब सिक्योरिटी फिक्स होगी, जॉब की सिक्योरिटी क्या है? वो फिक्स होगी। उसके बाद पे, जो भी हम हॉलीडे करते हैं उसको भी पेड होगा, फिक्स वर्किंग आवर होगा। फिर हमारे इसके अंदर पेंशन्स हमें मिलता है, पेंशन का भी
पेंशन भी मिलता है, गुड वर्किंग कंडीशन अच्छा होता है, रिटायरमेंट मिलता है। वहीं हम ऑर्गेनाइज सेक्टर की बात करें तो सेम इसका अपोजिट होता है, ना ही वो गवर्नमेंट से रजिस्टर्ड होता है, ना ही उनको रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो करना होता है, जॉब सिक्योरिटी भी नहीं होती है, पे हॉलीडे भी नहीं मिलता है, फिक्स वर्किंग आवर्स भी नहीं होते हैं, और पुअर वर्किंग कंडीशन होता है, और इसमें पेंशन और रिटायरमेंट का कोई भी चीज़ें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इसलिए ज़्यादातर जो पर्सन है जॉब सिक्योरिटी के कारण एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करना पसंद करते हैं, क्योंकि वहाँ पे उनको वो सारी फैसिलिटीज़ मिलती है जिससे कि वो अपने करियर और देश के इकोनॉमिक्स में क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। लेकिन ये भी सभी को स्किल ना होने की वजह से या नॉलेज ना होने की वजह से वो नहीं मिल पाता। तो वाई डू नॉट ऑल द पीपल स्टार्ट वर्किंग इन द ऑर्गेनाइज सेक्टर? भाई सभी लोग ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम क्यों नहीं कर सकते? ह्यूज शॉर्टेज ऑफ द जॉब एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर। ऑर्गेनाइज सेक्टर में हमारे पास जॉब जो है वो कम है। टू वर्क इन द सेक्टर नेसेसरी टू हैव गुड नॉलेज एंड स्किल। हमारे पास स्किल होगा, नॉलेज होगा, तभी हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में काम कर सकते हैं ना। हमके पास स्किल नहीं है, कोई नॉलेज नहीं है, तो हम किस तरह? तो ज़्यादातर लोगों के पास क्या है, स्किल नहीं होने के कारण वो क्या है, एक ऑर्गेनाइज सेक्टर में उनको जॉब नहीं मिल पाती है। तो हाउ टू प्रोटेक्ट द वर्क ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर? भाई अब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लोग काम कर रहे हैं, प्रोडक्शन तो वहाँ पे भी हो रहा है, तो उससे भी तो उसको किस तरीके से कहते हैं? इन अ रूरल एरिया में हम क्या कर सकते हैं, लैंडलेस एग्रीकल्चर लेबर, स्मॉल एंड द मार्जिन फार्मर और आर्टिस्ट को हम क्या कर सकते हैं, हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं। हाउ कैन बी गवर्नमेंट प्रोटेक्ट दैम? इनको प्रोवाइड सीड प्रोवाइड करवा सकती है, एग्रीकल्चर इनपुट्स प्रोवाइड कर सकती है, प्रोवाइड लोन दे सकती है, स्टोरेज फैकल्टीज़ वगैरह दे सकती है, जिससे कि क्या हो सकता है, इनको प्रोडक्शन मिल जाएगा। वहीं अगर हम अर्बन एरिया की बात करें तो वहाँ पे किस चीज़ का होता है, तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वर्कर होते हैं, छोटे मोटे जो लघु उद्योग कंपनियाँ होती हैं, कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं, वर्कर के ट्रेड एंड ट्रांसपोर्ट का काम करते हैं, स्ट्रीट वेंडर होते हैं, गारमेंट मेकर होते हैं, ये सारे क्या हैं, स्मॉल एरिया पे। तो इनको कैसे किस तरीके से जो गवर्नमेंट है वो प्रोटेक्ट करती है, ये कैसे कर सकती है? तो रॉ मटेरियल प्रोवाइड करवा के कर सकती है, मार्केटिंग सेटअप करके कर सकती है, मार्केटिंग में उनको सुविधाएं देकर किया जा सकता है, और क्या कर सकते हैं, और इसको लॉ एंड पॉलिसी के द्वारा इनके लिए लॉ और कानून कुछ बनाया जा सकता है। ठीक है, ताकि हम इनको क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सकें। देखा, वहीं एसटी एंड एससी कास्ट जो पीपल है वर्क इन द मोस्ट ऑर्गेनाइज सेक्टर, जो एसटी और एससी के लोग हैं ज़्यादातर इनमें करते हैं। तो इट्स बिकम नेसेसरी दैट कि भाई गवर्नमेंट शुड इंश्योर दैट थ्री इज़ नॉट डिस्क्रिमिनेशन विद देम, यानी कि गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वही कहीं पे भी उनके साथ क्या हो, भेदभाव ना किया जाए। चलिए, अब क्या है, क्लासिफिकेशन इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑफ ऑनरशिप की बात करें। जैसे हमने देखा कि ऑनरशिप के बिहार पर हमने इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज़ को दो सेक्टर में बांटा था, एक पब्लिक सेक्टर और एक प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहे थे। अब इनमें डिफरेंस देख लेते हैं कि भाई प्राइवेट सेक्टर क्या होता है और पब्लिक सेक्टर क्या होता है। तो प्राइवेट सेक्टर में होता है ऑन बाय द इंडिविजुअल और अ ग्रुप, यानी कि कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, इंस्टीट्यूशन है, एक पर्सन के द्वारा या एक ग्रुप के द्वारा चलाया जाता है। ओनली मोटिव और टू अर्न अ प्रॉफिट, इनका सिर्फ मोटिव होता है प्रॉफिट कमाना। जैसे आपने टाटा स्टील देखा, रिलायंस देखा, ICICI बैंक देखा है, वो और बहुत सारी कंपनियाँ हैं जो कि किसी एक पर्टिकुलर पर्सन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा चलाए, ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा भी चलाया जाता है। वहीं अगर हम बात करें पब्लिक सेक्टर की, तो इसमें क्या ऑन बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट के द्वारा चलाई जाती है। ओनली मोटिव टू सर्व पीपल, यहाँ पर पीपल्स को सर्व करने के लिए, जिसमें आप देख सकते हैं स्कूल, हॉस्पिटल्स, रेलवे, ये सारे जो है हमारे पब्लिक के द्वारा चलाई जाने वाली चीज़ें हैं, जो पब्लिक के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, और सारी रूल्स एंड रेगुलर उनके द्वारा होता है। तो हाउ डज़ द गवर्नमेंट प्रोवाइड अस ऑल दिस, यानी कि गवर्नमेंट जो है हम लोगों को ये सारी चीज़ें किस तरीके से प्रोवाइड कर सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, रोड, रेलवेज, स्कूल एंड हॉस्पिटल। द गवर्नमेंट प्रोवाइड दिस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट और द एट अ वेरी लो प्राइस, यानी कि हमें वो जो ये जितनी भी चीज़ें वो प्रोवाइड करवाती हैं, तो इतना फ्री लो कॉस्ट पे कैसे करवाती है? गवर्नमेंट टेक टैक्स फ्रॉम अस, यानी गवर्नमेंट जो है हमसे इस चीज़ का टैक्स लेती है और फिर उसको एक कम वैल्यू में हमें प्रोवाइड करवाती है। ठीक है, हम इन सभी चीज़ों के लिए क्या करते हैं, हर एक पर्सन टैक्स पे करते हैं, और जिससे कि गवर्नमेंट जो है एक उन्हीं टैक्सेस का इस्तेमाल करके हमें एक अच्छा सर्विस
जितने भी चीज़ें हैं वो हमें प्रोवाइड करते हैं। अब बात वहीं अगर हम प्राइवेट सेक्टर की बात करें तो प्राइवेट सेक्टर को विल नॉट बी दिस पब्लिक सर्वेंट इज द रिस्पॉन्सिबल ऑफ कॉस्ट, ठीक है, वो इस कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। लेकिन आप ये सोचें कि जो हमारा पब्लिक सेक्टर के लोग हैं उनको अगर एक कंपनी इस्टेब्लिश करने की बात की जाए तो वो कैसे करेंगे। अब गवर्नमेंट जो है हमें फ्री ऑफ रिस्पॉन्सिबल प्राइस पर, रीज़नेबल प्राइस पर देती है, वही प्राइवेट कंपनी उसी पानी को, जैसे पानी जो है बहुत कम है, उसी पानी का एक प्राइस जो चार्ज हो 30 रुपये हम बॉटल करें, लेकिन सब कोई तो इसको अफोर्ड नहीं कर सकता ना, कहीं ट्रैवल में उस चीज़ को अफोर्ड नहीं किया जा सकता है। तो ये किस तरीके से हो सकता है। इन सच अ सिचुएशन द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट टू प्रोवाइड द लेस एंड, क्योंकि वहाँ पे वो पब्लिक या गवर्नमेंट की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो सभी को ये जो चीज़ें हैं, ज़रूरतमंद चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, वो अच्छी तरीके से प्रोवाइड करवा सके। और आप खुद सोचिए कि अगर एक प्राइवेट कंपनी को, एक कंपनी को इस्टेब्लिश करना है तो वो कहाँ पर ये सारी चीज़ें, और उनके लिए भी ये सारी बेसिक चीज़ें ज़रूरत हैं, वो कहाँ पर अपनी कंपनियाँ खोलने के लिए कहेंगे, जहाँ पर उनको ये सारी फैसिलिटी आसानी से मिल सके, मार्केट ईजिली मिल जाए, लैंड मिल जाए, वाटर सप्लाई अच्छे से मिले, इलेक्ट्रिसिटी अच्छे से मिले, तभी तो वो उस चीज़ों का काम कर सकते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको इस चैप्टर की सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और इसी तरीके के वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं और पसंद आए इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आगे कौन सा चैप्टर पढ़ना चाहते हैं उसके बारे में बताएं। थैंक यू, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।